हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को सारे क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने गुलाम वंश को समाप्त कर दिया है और आज हम गुलाम वंश में लास्ट जो राजा हैं इनको पढ़ेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका कल खिलजी वंश शुरू होगा। तो चलिए आज बलबन के बारे में जानेंगे हम कि बलबन कौन है। तो ये जो वंश है ये गुलामों का वंश है या इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। और इसमें हमने जो मेन गुलाम हैं जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गोरी के गुलाम थे, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और बलबन जो इल्तुतमिश के गुलाम हैं, इनके बारे में देखेंगे। अब तक जितने भी शासकों के बारे में हमने स्टडी किया है उनमें सबसे ज़्यादा जो सख्त हैं या सबसे ज़्यादा जो निरंकुश शासक हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। बलबन अपनी निरंकुशता, अपने लौह और रक्त की नीति और अपने शासन में शक्ति के केंद्रीकरण के लिए जाने जाते हैं। इनका जो शासनकाल है बहुत ही ज़्यादा सख्त है। इवन इन्होंने इतना ज़्यादा सख्ती से शासन किया है, अपने बच्चों तक को इन्होंने इतना ज़्यादा सख्ती में रखा या इतना ज़्यादा बंदिशों में रखा कि इनके मृत्यु के बाद इनके जो बच्चे हैं वो मोस्टली जो है भोग विलासिता में डूब जाते हैं और जो गुलाम वंश है उसका पतन हो जाता है और जो खिलजी वंश है फिर उसका शुरुआत होगा, उसको हम कल देखेंगे। आज हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बलबन हैं ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली के थे या समृद्ध परिवार के थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। लेकिन ये दुर्भाग्य से मंगोलों के हाथ लग जाते हैं और जो मंगोल है इनको पकड़ करके बेच देते हैं दास के रूप में। और इसी क्रम में ये बिकते हुए दिल्ली तक पहुंचते हैं जहां इनको इल्तुतमिश खरीदते हैं और इनके जो व्यक्तित्व हैं उससे प्रभावित होकर के इन्हें प्रशासन में अच्छे पद मिलने शुरू हो जाते हैं। ये रजिया के शासनकाल में भी जो है अमीर शिकार के पद पे थे और इसके बाद बहराम शाह के शासनकाल में भी अच्छे पद पे हैं। ये हमेशा जो है प्रोग्रेस कर रहे थे क्योंकि ये अपने आप में योग्य थे। और यहाँ तक कि जब रजिया के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा था, 40 जो अमीर हैं जो 40 दल के जो 40 लोगों से मिला करके दल का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, उसमें से एक जो है बलबन भी थे। तो इम्पॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश ने इनको ख़रीदा और ख़रीदने के बाद इनको अपने 40 दल के जो अमीर हैं उनमें शामिल कर लिया था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बलबन का। बलबन का जो कार्यकाल है ये 1266 से 1286 है। इस दरमियान इन्होंने शासक के रूप में शासन किया है और बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने एवं समस्त अधिकार सुल्तान के हाथ में केंद्रित करने का प्रयास किया। इसके पहले चूँकि गुलाम वंश जो है आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई अचानक से। और इसके बाद जो साम्राज्य था बिल्कुल बिखरा हुआ था। जो इल्तुतमिश है उसको संभालते हैं और सैनिकों के क्षेत्र में और मुद्रा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेकर के आते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद फिर से जो उत्तराधिकार का संघर्ष ये शुरू हो जाता है और 1 बाई 1 करके जो शासक हैं उनको ये जो 40 तुर्क अमीर थे या जो 40 तुर्क सरदार थे जो कि दल चालसा में शामिल थे, वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं और राजा को मजबूत ही नहीं होने देते कि वो कोई बेहतर कार्य कर सके या जो राजत्व का सिद्धांत है उसे अच्छे से लागू कर सके। ये चीज़ जो बलबन है वो देख रहे थे कि किस तरह से ये 40 अमीर जो हैं इन्होंने रजिया को सिंहासन से उतारा या उन्हें शासन नहीं करने दिया, कैसे उन्होंने इसके बाद एक एक करके बाकी लोगों को राजा बनाया और उन्हें जो है नाम मात्र का शासक बना करके अपना जो अधिकार है वो प्रशासन में बनाए रखा और कितना ज़्यादा हस्तक्षेप किया। राजा की जो शक्ति है वो इनके सामने काफ़ी कमज़ोर सिद्ध हुई। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो बलबन है उन्हें लगा कि नहीं, जो शक्ति है वो राजा के हाथ में होना चाहिए और राजा को एक शक्तिशाली पर्सन होना चाहिए, एक निरंकुश शासक होना चाहिए जो किसी की ना सुने, ताकि सारे लोगों के ऊपर नियंत्रण किया जा सके। और यहाँ से जो बलबन है इनका जो आप देखेंगे इनके अंदर बहुत ज़्यादा कठोरता देखने को मिलती है। ये शासक बनते ही सबसे पहले उन 40 अमीरों को ख़त्म करना शुरू करते हैं जो प्रशासन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके जितने भी विरोधी थे उनको ये समाप्त कर देते हैं और इसके अलावा जितने भी प्रतिद्वंदी आसपास के पड़ोसी राजा थे उनको भी ये दंडित करना शुरू करते हैं ताकि सारे लोग राजा के अधीन आ जाएं और राजा की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। और यहाँ से इन्होंने राजा के लिए दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये जो बलबन है इन्होंने पहली बार कहा कि जो राजा है
वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का परछाई है, और वो जो भी बातें कहे, वो जो भी नियम कानून लागू करे, उसे हर किसी का जो फ़र्ज़ है मानना कि वो उसे माने अक्षर सा, उसमें वो कोई भी कमी नहीं निकाल सकता या उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। राजा जो कह दे वही सही है और हर व्यक्ति को उसे मानना पड़ेगा, चाहे वो आम इंसान हो या कोई बड़ा सरदार हो। यहाँ तक कि जो बलबन हैं ये रक्त और लौह की नीति के अलावा जो है रक्त की शुद्धता पर भी बहुत ज़्यादा बल देते हैं और ये चाहते हैं कि प्रशासन में जितने भी अधिकारी हैं वो सारे उच्च कुल के हों और उसमें कोई भी निम्न कुल का व्यक्ति शामिल ना हो। इसी बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने इल्तुतमिश के शासनकाल में जितने भी कर्मचारी थे उनकी जांच करवाई कि कितने लोग उसमें हैं जो निम्न कुल के हैं, और पता चलता है कि 32 से 33 लोग ऐसे हैं जो कि निम्न कुल से संबंधित हैं, जिन्हें इल्तुतमिश ने शासन में प्रशासन में शामिल किया था। उन सब को तत्काल रूप से बर्खास्त करवा देते हैं और जो भी प्रशासन का आप देखेंगे पद है या जो द्वार है वो निम्न कुल के लोगों के लिए बंद कर देते हैं। यानी कि प्रशासन के जितने भी पद हैं उस पर सिर्फ उच्च कुल के लोग ही स्थापित होंगे या वही लोग काम करेंगे। निम्न कुल के लोगों को उसमें भागीदारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें इतना ज़्यादा चिढ़ था निम्न कुल के लोगों से कि जिस समय के राइटर हैं बर्नी, उन्होंने लिखा है कि जो बलबन हैं वो कहते हैं कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आँखों में जलन होने लगती है और मेरा जो हाथ है वो अपने आप ही तलवार की मूठ पे चला जाता है। यानी कि उनकी इच्छा होती है कि मैं उसकी हत्या कर दूँ, वो मेरे सामने ना पड़े। इतना ज़्यादा ये विरोध करते हैं निम्न कुल के लोगों का। और यहाँ तक कि इन्होंने अपने आप को उच्च कुल का बताया और अपने आप को ऐसे वंश से जोड़ा जो उच्च कुल का था, जो वीर और योद्धाओं का कुल था। यानी कि इन्होंने अपने आप को उच्च कुल का दिखाने के लिए इस तरह का ड्रामा किया कि मैं निम्न कुल के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता या निम्न कुल के लोग जो हैं वो मुझे नहीं चाहिए प्रशासन में, मेरे आसपास सिर्फ उच्च कुल के लोग होने चाहिए। इतना ज़्यादा सख्ती किया इन्होंने। यहाँ तक कि इनके जो वजीर थे निज़ामुल मुल्क, जो कि बहुत ही योग्य पर्सन थे, जब उनके बारे में जांच करने के बाद पता चला कि उनका जो पुरोहित है उनका जो पूर्वज था वो जुलाहा था, यानी कि ये जुलाहा ख़ानदान से संबंधित थे कभी, भले ही वर्तमान में ये मुस्लिम धर्म को अपना चुके हैं, तो उनकी जो पद प्रतिष्ठा है या उनका जो सम्मान है उसमें भी बलबन ने कमी कर दी थी कि इनका जो पूर्वज था वो जुलाहा था, भले ही वो वर्तमान में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो बलबन का आप देखेंगे कितना ज़्यादा सख्ती से वो साम्राज्य में अपनी चीज़ों को लागू करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दरबार में सिजदा और पायबोस भी लागू कर दिया था, जो कि एक ईरानी या पारसी परंपरा है। सिजदा मीन्स होता है घुटनों के बल बैठ करके शासक को प्रणाम करना, और पायबोस मीन्स होता है कि पेट के बल लेट करके सुल्तान के कदमों को चूमना या उनके पैर को चूमना। ये जो परंपरा है ये बलबन ने ही अपने दरबार में लागू किया था। ये एग्ज़ाम में आता है बच्चों कि सिजदा और पायबोस दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने लागू किया था, तो ये बलबन ने लागू किया था। और ये कहाँ से प्रभावित है, तो ये पारसी जो है यानी कि ईरान में जो पारसी लोग थे उनसे जो है प्रभावित थे और इसको इन्होंने लागू किया। इसे लागू करने का मेन रीज़न क्या है कि राजा की जो पद प्रतिष्ठा है उसे सबसे उच्च दिखाना, यानी कि चाहे कितना भी बड़ा सरदार हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसे राजा के चरणों में झुक करके प्रणाम करना है और उसके पैरों को चूमना है। यानी कि सबको उनकी असली जगह दिखाने का एक तरीका था कि आप लोग सुल्तान के सामने इस तरह से सर उठा करके बात नहीं कर सकते या इस तरह से कोई हरकत नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो राज दरबार था उसको भी इन्होंने भव्य बनवाने का प्रयास किया। ईरानी परंपरा के अकॉर्डिंग जो राज दरबार है उसको भव्य बनाया गया। राजा को वहाँ पे विशेष दिखाने के लिए जो बलबन है इन्होंने क्या किया कि जो राज दरबार था वहाँ पे मना कर दिया कि कोई हंसी मजाक नहीं करेगा, कोई हंसेगा नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं होंगी। और पूरे टाइम ये राज दरबार में खुद भी सीरियस मुद्रा में रहा करते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ भी फालतू की बात कर दे या कोई हंस दे। ये पूरे टाइम इतना सीरियस रहते थे। यहाँ तक कि इन्होंने सरदारों से मिलना भी छोड़ दिया। जो छोटे सरदार से उनसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, बाकी लोगों से भी ये बहुत कम मिलते थे। मोस्टली ये एकांत में रहा करते थे, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे ताकि जो लोग हैं उनके अंदर डर बना रहे राजा के खिलाफ, वो समझ ही नहीं पाए कि राजा क्या हैं कैसे हैं।
और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हर जगह लोगों से बना करके रखते थे और जो भी नियम कानून लागू करते थे उसे बहुत सख्ती से लागू करते थे। जब ये राजा बनते हैं तो सबसे पहले इनके सामने जो समस्याएं थी उसमें था जो दल चालीसा था उसको समाप्त करना, उसके बाद जो साम्राज्य था उसको सुदृढ़ करना, जो लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे या राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उन सबको दंडित करना। इस क्रम में इन्होंने बहुत सारे कदम भी उठाए थे, बहुत सारे लोगों को सजाएं भी दी और बहुत ही सख्त सजाएं दी थी। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जो बलबन है इनका जो शासन है इसे लौह रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन्होंने बहुत सख्ती के साथ नियम कानून लगाए और बहुत ज़्यादा लोगों का खून भी बहाया। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी अनुशासन में लाने के लिए लोगों की, वहाँ पे लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा दंडित किया या कत्लेआम किया। इसीलिए इनकी जो नीतियाँ इसे लौह एवं रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है जिल्ले इलाही का उपाधि भी धारण किया था, यानी कि ईश्वर का परछाई, यानी कि उन्होंने अपने आप को दैवीय शक्ति दिखाने का कोशिश किया। उन्होंने कहा कि हर कोई शासक नहीं बन सकता और जो शासक बनता है वो उसके पास दैवीय शक्ति होती है और हर किसी का ये फर्ज है कि राजा को ईश्वर के समतुल्य माने या ईश्वर का प्रतिनिधि माने और उसकी किसी भी बात की अवहेलना ना करे, उसमें कुछ भी कमी नहीं निकाल सकता कोई, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इस तरह से आप देखेंगे जो बलबन है इन्होंने कितना ज़्यादा कठोरता अपनाया है। इसके पहले आपने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत उदार थे, रज़िया भी बहुत ही उदार थी, खास करके अगर कोई डिस्टर्ब ना करे तो बहुत बढ़िया काम कर रही थी। इल्तुतमिश का भी यही हाल था, उन्होंने हर व्यक्ति को प्रशासन में जो है हिस्सा दिया, हर व्यक्ति को योग्यता के अकॉर्डिंग उसको पदोन्नति करी और सबको इतना ज़्यादा छूट दिया कि यही वजह आगे चल करके उनके उत्तराधिकारियों को झेलना पड़ा। और वहाँ पे ये जो 40 अमीर थे इन्होंने प्रशासन में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप किया कि राजा को कठपुतली मात्र का बना दिया और सब कुछ ही अपने हाथ में लेते रहे। और एट लास्ट जो बलबन हैं कुछ तो परिस्थितियों ने भी इन्हें सख्त बनने के लिए मजबूर किया, क्योंकि सब कुछ अमीरों के हाथ में था और उनसे अपने हाथ में लेने में और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें सख्त नियम लगाना उनके लिए ज़रूरी था। और कुछ उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास भी किया, जैसे निम्न कुल के लोगों को जिस तरह से उन्होंने प्रशासन से निकाला, जिस तरह से प्रशासन के द्वार उनके लिए बंद कर दिए, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें बलबन से संबंधित हैं बच्चों, तो मैंने ओवरऑल समझाया है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो जो बलबन हैं इनके बारे में आपने देखा कि ये कहाँ इन्होंने अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया और जो शक्ति है वो राजा के हाथ में केंद्रित करने का प्रयास किया, यानी कि ज़्यादातर जो पावर है या सारा जो पावर है वो राजा के हाथ में होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वजीर पावरफुल हो जाए। इसके अलावा आपने देखा था नायब या ममलिकात का पद, राजा का संरक्षक जिसे बनाया जाता था वो सबसे पावरफुल होता था। इस तरह का जो पद है उसको जो बलबन है वो समाप्त कर देते हैं, उसको वैल्यू नहीं करते हैं और कहते हैं कि सबसे ऊपर राजा है और उसकी बात हर किसी को माननी है और सारी शक्ति राजा के हाथ में होगी, वो जो भी ऑर्डर देगा उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो बलबन है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। बलबन का जो मूल नाम था ये बहाउद्दीन था, यानी कि ये पहले बहाउद्दीन के नाम से जाने जाते थे जब ये बचपन में मंगोलों के द्वारा पकड़े गए और दास के रूप में बेचे खरीदे गए। बाद में इनका नाम बलबन पड़ा था। तो इनका जो वास्तविक नाम था या मूल नाम था वो बहाउद्दीन था। रजिया के शासनकाल में वह अमीर शिकार, ये जो है ये रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के पद पर नियुक्त थे, जो कि एक महत्वपूर्ण पद है। बहराम शाह जो रजिया के बाद शासक बने थे, बहराम शाह जिन्हीं के शासनकाल में नायब ममलिकात पद का सृजन हुआ था। और इस काल में ये क्या थे, अमीर आखूर, ये आप जानते हैं कि शाही अस्तबल का मेन अधिकारी, यानी कि जिसके पास घोड़ा या एक तरीके से कहेंगे अश्वारोही सेना का ये मेन अधिकारी हो गए हैं। अलाउद्दीन मसूद के शासनकाल में इनका जो पद है ये क्या हो जाता है, अमीर हजूर, ये अमीर हजूर के पद पे चले जाते हैं अलाउद्दीन मसूद के शासनकाल में। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्हें पद मिलता है नसरुद्दीन महमूद के काल में, नायब ममलिकात। नायब ममलिकात यही है वो नायब जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, यानी कि राजा का संरक्षक। नायब ममलिकात का मतलब होता है संरक्षक, तो ये यहाँ आकर के संरक्षक बन जाते हैं। और जो अपनी पुत्री है उसका विवाह ये कर देते हैं नसरुद्दीन महमूद के साथ, जिनका शासनकाल मैंने आपको बताया था 1246 से
66 ईस्वी तक था, लगभग 20 सालों तक इन्होंने शासन किया था। ये बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार शासक थे। मैंने आपको कल बताया था ये कुरान है पुस्तक, धार्मिक पुस्तक है, इसका नकल उतारते थे और उसी को बेच करके ये अपने लिए जीविकापार्जन करते थे, अपने जीवन का निर्वाह करते थे। और नायब या ममलिकात बनने के बाद जो सारा पावर है वो बलबन के हाथों में आ जाता है। उसके पहले से ही बलबन का पूरा हस्तक्षेप था राजा के शासन में, लेकिन नायब बनने के बाद तो पूरी तरह से वैधानिक तरीके से जो पावर है वो बलबन के हाथ में आ जाता है। और बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह इनसे किए थे, नसरुद्दीन महमूद से, और उसी खुशी में या कहिए उसी उपलक्ष्य में उन्होंने नायब ममलिकात बनाया था बलबन को, और बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया है कि उलूग खां की उपाधि किसे दिया गया था, तो बलबन को। और किसने दिया था, तो नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। तो इतने सारे पदों पे ये पदोन्नति करते हुए गए हैं, यानी कि रजिया के टाइम से ही ये प्रशासन में महत्वपूर्ण रोल में है और धीरे धीरे करके इनका पावर बढ़ते ही जा रहा है। और नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ये नाम मात्र के शासक जैसा काम कर रहे थे, यानी कि एक ऐसा शासक जिसके हाथ बस नाम का एक तरीके से कहीं नाम के साथ शासक शब्द तो नहीं जुड़ा है, लेकिन शासक का सारा काम ये कर रहे थे। और नसरुद्दीन महमूद नाम मात्र के शासक थे और उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद ये पूरी तरह से शासक बन जाते हैं। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इतने सारे पदों पर ये पहुँचे हैं और इन्हें उलूग खां की उपाधि मिली थी नसरुद्दीन महमूद से। जब बलबन शासक बनते हैं तो उनके समक्ष कौन सी कठिनाइयाँ थीं और उन्होंने उसका सामना कैसे किया। तो पहला मैंने बताया कि जो दल चालीसा है उसे समाप्त करके राजा की जो पद प्रतिष्ठा है उसे कायम करना, और दूसरा जो था जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोही हैं उन्हें समाप्त करके राजा का जो एक तरीके से कहेंगे निरंकुशतापूर्ण व्यक्तित्व को लागू करना लोगों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बलबन ने किया था। तो उसी के क्रम में इन्होंने क्या किया है, चहलगानी के अमीरों की शक्तियों की जो समस्या है उसको दूर करना था इन्हें। इनके सामने क्या है, चहलगानी के अमीरों की शक्तियाँ जो समस्या क्रिएट कर रही थी चहलगानी में, वही दल चालीसा। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, मंगोल आक्रमण की समस्या। मंगोलों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि ये बहुत ही खूंखार जनजातियाँ थी, बर्बर जनजातियाँ थी और ये मध्य एशिया के निवासी थे। पहली बार जो मंगोल है वो चंगेज़ खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे, लेकिन इनका जो पहली बार आक्रमण हुआ था वो बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। और ये जो खतरा है ये लगातार बना हुआ था। बलबन ने इनसे निपटने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, हर तरह का प्रयास किया, लेकिन ये खतरा पूरे टाइम इनके जो है साम्राज्य पर बना रहा। तो मंगोल भी अपने आप में एक बड़ी समस्या थी इनके साम्राज्य के लिए, जो बहुत खूंखार लूटपाट करने वाली जनजातियाँ थीं। तीसरा जो प्रॉब्लम था ये था मेवातियों और राजपूतों के विद्रोह की समस्या। ये जो मेवाती हैं ये कौन है, तो ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो जंगल हुआ करते थे, पहले बहुत ज़्यादा जंगल होते थे और इन्हीं जंगलों में रहने वाली ये जनजातियां हैं और ये जनजातियां लूटपाट किया करती थीं। ये जितने भी व्यापारी उन रास्तों से आते थे व्यापार करने के लिए आया जाया करते थे, उन सबको ये रास्ते में लूट लिया करते थे। यहाँ तक कि जो बलबन के अधिकारी होते थे और रास्ते में टैक्स वसूल करने के लिए जाया करते थे, ये जनजातियाँ उन अधिकारियों के टैक्स को भी एक तरीके से कहेंगे लूट लिया करते थे और उनको वहाँ से मार के भगा दिया करते थे, जिससे प्रशासन करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा था और राजा का टैक्स प्रभावित हो रहा था, अनुशासन प्रभावित हो रहा था। तो ये जो मेवाती हैं, चूँकि बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल था और उन्हीं जंगलों में रहा करती थी और इनको राजपूतों का प्रश्रय मिला हुआ था या राजपूतों ने इन्हें संरक्षण दे रखा था, ताकि जो शासक हैं मुस्लिम शासक वो लोग परेशान होते रहे। तो यहाँ पे जो बलबन है ये इनको सबक सिखाने के लिए जो दिल्ली के आसपास का जंगल है उसे कटवा करके साफ कर देते हैं और उसके चारों तरफ किलों का निर्माण करवाते हैं और चौतरफा हमला करके इन मेवातियों का दमन कर देते हैं, इनका कत्लेआम कर देते हैं, इनको जिंदा ही नहीं छोड़ते, सबको मार देते हैं। और मार देने के बाद वहाँ के जो रास्ते हैं और ये सारी चीज़ें वो सुरक्षित हो जाती हैं।
और ये जिन इनके जो विरोधी हैं या इनके जो सहयोगी हैं, जिन गाँवों से संबंधित थे, उन गाँवों को उन्होंने बलबन ने खुद ही जला दिया और वहाँ के हर एक पुरुष को ख़त्म कर दिया, यानी कि किसी पुरुष को जिंदा ही नहीं छोड़ा कि कोई फिर से जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे। और इस तरह के काम की वजह से ही इनको कहा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने, यानी कि कठोरता के साथ साथ खून भी बहुत बहाया है बलबन ने। तो ये है मेवाती और जो समस्या कर रहे थे और राजपूतों के जो है संरक्षण में काम कर रहे थे। इसके अलावा बंगाल विद्रोह की समस्या, इतने सारे कार्य तो आप देख ही रहे कि चहलगानी के अमीर की जो शक्ति है इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक एक करके सारे अमीरों को मार दिया। इसके बाद मंगोल आक्रमण की समस्या के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, अपने जितने भी राजकुमार थे उन लोगों को जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है अलग अलग क्षेत्रों में उनको नियुक्त किया कि आप लोग मंगोलों का सामना करेंगे। और इसी दरमियान इनके जो सबसे प्रिय पुत्र थे या जो सबसे बड़े पुत्र थे जो बहुत योग्य थे महमूद, उनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मंगोलों के लिए भी काम किए। इसके अलावा इन्होंने मेवातियों को कितनी क्रूरतापूर्वक मारा, जंगलों को साफ करने के बाद कत्लेआम मचाया। ये जो बंगाल का विद्रोह है इसकी जो आप देखेंगे स्थिति और भी भयानक है। यहाँ पे बलबन ने और भी कड़ा नियम लगाया और भी बड़े मतलब जो है बहुत ही एक तरीके से कि निर्ममता पूर्वक काम किया है। ये जो बंगाल है यहाँ पर इन्हीं के जो है एक व्यक्ति है जिनका नाम है तुगरिल के नेतृत्व में वहाँ पे जो है शासन कर रहे थे, यानी कि जो तुगरिल है ये शासन कर रहे थे बलबन के नेतृत्व में और इनके प्रतिनिधि थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद चूँकि जो बंगाल है ये शुरू से ही दिल्ली के अधीन नहीं रहना चाहता है, या किसी भी प्रशासन में आप देखेंगे बंगाल हमेशा विद्रोह करता है। आपने देखा कि ये जो सल्तनत काल है यहाँ पर भी कोई भी शासक बंगाल पर बहुत दिनों तक नियंत्रण नहीं कर पाता है। रीज़न क्या है कि जो बंगाल है वो दिल्ली से बहुत दूर है, बिल्कुल आप देखेंगे पूर्वी छोर पर है और वहाँ तक शासकों को आने जाने में काफ़ी समय लगता था, प्रॉब्लम होती थी। इसी बात का फ़ायदा उठा करके वहाँ जब भी कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता था शासकों के द्वारा तो अक्सर वो विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। चाहे ये सल्तनत काल के शासक हो, इनको भी बंगाल का विद्रोह हमेशा झेलना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे मुगल वंश में भी ये विद्रोह बार बार झेलना पड़ेगा शासकों को। और आप देखेंगे अंग्रेज़ों के शासन काल में भी ये जो बंगाल है यहीं पे सबसे ज़्यादा विद्रोह होते थे। चाहे वो आप देखेंगे जितने भी क्रांतिकारी संगठन हैं वो सब बंगाल से ही शुरू हुए थे। जितने भी क्रांतिकारी उस समय के यंग लड़के थे ज़्यादातर बंगाल से ही संबंधित थे। तो बंगाल का इतिहास था उसने शुरू से ही किसी की गुलामी ज़्यादा दिनों तक नहीं झेली थी, वो चाहे सल्तनत काल हो, चाहे मुग़ल काल हो और चाहे आप देखेंगे अंग्रेज़ों का शासनकाल हो, बंगाल हमेशा विद्रोही था। और आज भी आप देखेंगे जो केंद्र में सरकार है उसका विरोध करता है बंगाल। आज भी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार का सहयोग नहीं करता या उनकी नीतियों को अपने यहाँ लागू नहीं करता और वो हमेशा निंदा करता है उनकी नीतियों का। तो आज भी जो केंद्र सरकार है जो दिल्ली में स्थापित है उसका नियंत्रण नहीं है बंगाल पर। तो आप देखेंगे कि जो इतिहास है बंगाल के जो है विरोध का ये बहुत पुराना है, या शुरू से कोई उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने हमेशा अपने आप को केंद्र से अलग रखा है चाहे वो किसी का भी शासन रहा हो। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। तो ये जो बंगाल है यहाँ पे तुगरिल खां थे और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। और इस बात का पता जब चलता है बलबन को तो ये अपने 2 सेनानायक को भेजते हैं कि आप जाइए और उसको दंडित कीजिए बारी बारी से। जो जाते हैं सेनानायक पहली बार जो है तगी नाम के जाते हैं या तरगी नाम के, इनकी जो है हार हो जाती है और ये वापस आते हैं और बलबन तुरंत उनकी हत्या कर देते हैं कि आप क्यों हार करके आए। इन्होंने दूसरे जो है व्यक्ति को भेजा कि आप जाइए और तुगरिल खान को दंड दीजिए, उनको हराइए और साम्राज्य में स्थापित कीजिए बंगाल को। लेकिन वो भी जाते हैं और तुगरिल खां से हार जाते हैं और जब वापस आते हैं तो बलबन उनकी भी हत्या कर देते हैं। और तीसरी बात, खुद अपने पुत्र बुगरा खां को लेकर के वो बंगाल की तरफ कूच करते हैं तुगरिल खां को दंडित करने के लिए। और जो तुगरिल खां हैं जैसे उन्हें पता चलता कि बलबन खुद आ रहे हैं हमें जो है मारने के लिए, तो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो पकड़ लिए जाते हैं और बलबन के एक अधिकारी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। बलबन जो है बंगाल में जब पहुँचते हैं तो तुगरिल खां तो मार दिए गए थे उनके अधिकारी के द्वारा ही,
लेकिन तुगरिल खां के जितने भी रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, माना जाता है कि 2 मील जो है लंबा, कहीं कहीं इतिहासकार कहते हैं कि तख्त लगा करके 2 मील लंबाई में, और उनके सारे सगे संबंधियों जितने भी रिश्तेदार थे सबको एक तरफ से फांसी दे दिया था बलबन ने। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि बहुत सारे जो है दूरी में खपीचे गड़वाए गए, पूरे बाज़ार में खपीचे गड़वाए गए, और उसी में लोगों को जिंदा जो है उन्होंने एक तरीके से कहेंगे कि चुनवा दिया या जिंदा उसी में चुन दिया। ये मतलब जो दृश्य था ये इतना ज़्यादा तरीके से कहीं विभत्स था कि देखने वाले जो है वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, क्योंकि ये इतना खतरनाक दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। जो उनका पुत्र था बुगरा खां, उसे बलबन वहाँ पे घुमाते हैं और कहते हैं कि देखिए जो भी ऐसा करेगा, चाहे कोई और हो या आप लोग हों, तो उसके साथ यही व्यवहार किया जाएगा, उसे यही दंड दिया जाएगा। तो हमारे खिलाफ़ कभी विद्रोह करने का कोई प्रयास नहीं करे, अगर करेगा तो उसकी यही जो है दुर्दशा होगी या यही अंजाम होगा। कहते हैं जो बुगरा खां थे वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उसके बाद वो कभी शासक बनने का सोचते ही नहीं, और बलबन के मर जाने के बाद ही वो बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, लेकिन वो दिल्ली में शासक बनने नहीं आते हैं। इतना ज़्यादा वो डर जाते हैं उस दृश्य को देख करके। इतना खतरनाक था बलबन का ये काम। इन्हीं सारी नीतियों की वजह से जो बलबन हैं वो इतिहास में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, अपनी क्रूर, अपनी कठोर नीतियों की वजह से। एग्ज़ाम में आता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसकी थी? बलबन की थी। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने कठोरता से प्रशासन किया है। इनके बारे में कुछ और बचे हुए पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं। इन्होंने बंगाल के विद्रोह को किस तरह से दबाया, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। समाधान क्या था? समाधान के लिए इन्होंने सुल्तान के पद प्रतिष्ठा को बहुत उच्च करने का प्रयास किया कि हर कोई समझे कि सुल्तान सबसे ऊपर है, ईश्वर की परछाई है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त है वो। और इसीलिए उसने राजत्व के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए राजत्व के को नियाबत ये खुदाई यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त कहा कि जो राजा है उसको जो पावर है वो ईश्वर ने दी है और उसका विरोध करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया? तथा स्वयं को ईश्वर की छाया जिल्ले ये इलाही, अपने आप को कहा कि मैं ईश्वर की छाया हूँ और जिल्ले ये इलाही की उपाधि लिया उन्होंने। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया? अपने दैनिक कार्य व्यवहार को भी इन्होंने अत्यंत गंभीर बना दिया कि कोई भी फालतू की बात नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ काम की बातें होंगी, सिर्फ काम होगा। दरबार को भी इन्होंने भव्य बनाया, ईरानी या पारसी पद्धति के अकॉर्डिंग। सिजदा और पायबोस या पाबोस की जो पद्धति है वो भी लागू किया, ये भी ईरानी या पारसी पद्धति पर है। सारी चीज़ें बताए हैं बच्चों आप लोगों को। इसने नौरोज़ त्यौहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आता है कि नौरोज़ का त्यौहार किसने शुरू किया था? बलबन ने ही शुरू किया था। और ये पारसी जो हैं उनमें 9 वर्ष की शुरुआत पर ये त्यौहार मनाया जाता है। तो 9 वर्ष की शुरुआत पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नौरोज़ मनाया जाता है। और इसे शुरू करने वाला जो शासक है वो बलबन है। इसने रक्त की शुद्धता पर काफ़ी बल दिया। मैंने बताया कि किस तरह से इन्होंने निम्न कुल के लोगों को अपने प्रशासन से हटा दिया, प्रशासन में भाग नहीं लेने दिया। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने चिहलगानी के अनेक अमीरों की हत्या करवा दी। इन्होंने बदायूं के गवर्नर जिसका नाम मलिक बकबक था को जनसाधारण के सम्मुख कोड़ों से पिटवाया था या पीटा था। अवध के इक्तादार जिनका नाम खैबर खां था, इनको भी दासों को सताने के अपराध में 500 कोड़े लगाने की सजा दी थी। इसके अलावा बंगाल के अभियान में असफल 2 अमीर मलिक तरगी तथा अमीन खां को इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया था। आप देख सकते कितना ज़्यादा सख्ती से काम करते हैं कि किसी को ये माफ़ ही नहीं करते। अगर गलती हो गई है तो उसे मृत्यु दंड ही मिलेगा सीधे। आगे है मंगोल समस्या। मंगोल समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। ये चीज़ें मैंने आपके सामने कैसे डिस्कस की है आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है? बलबन ने कूटनीति का सहारा लेते हुए मंगोल शासकों के दरबार में अपना दूत भेजा। पहला इन्होंने क्या किया कि कूटनीति का सहारा लिया और मंगोलों के दरबार में अपना राजदूत भेजा, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया ताकि वो आक्रमण ना करें। दूसरा इन्होंने क्या किया? उन्होंने उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा के लिए अलग अलग क्षेत्र का अधिकारी अलग अलग राजकुमार को बनाया, यानी कि सभी को तैनात कर दिया कि अगर कोई आक्रमण होता है तो उसे कंट्रोल करना आपका काम है। आगे है
लेकिन बलबन के तमाम कोशिशों के बावजूद मंगोल आक्रमण का उत्थान रुका नहीं, परंतु उसने मंगोलों को ब्यास नदी तक रोकने में सफलता पाई। यानी कि सिंधु नदी तो पार कर गए, लेकिन ब्यास नदी पार नहीं करने दिया बलबन ने, और हर संभव प्रयास किया कि इनको रोका जाए। आगे है कि सिंधु नदी जो प्रदेश है वो तो खो चुके थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। 1205 में, याद रखिए बच्चों, ये उस समय कौन है, तमर के नेतृत्व में एक भयानक मंगोल आक्रमण हुआ। कब हुआ है? 1205 में, 1285 में आक्रमण हुआ है मंगोल, जो आक्रमणकारी है तमर के नेतृत्व में। और यहाँ पे जो हुआ है, शहजादा मोहम्मद की जान चली गई। ये जो शहजादा मोहम्मद है, ये सबसे ज़्यादा प्रिय शहजादा हैं बलबन के, जिनको बलबन सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे बड़े पुत्र थे। और बलबन की जो इच्छा थी कि वही आगे चल के राजा बने। इनकी भी मृत्यु हो गई इसी जो है आक्रमण में, और इसके बाद इनको जो है शहीद-ए-आज़म का उपाधि दिया गया। शहीद-ए-आज़म की उपाधि दी गई इनकी मृत्यु के बाद। आगे है, मेवातियों के समाधान के लिए बलबन ने दिल्ली के आसपास के जंगलों को कटाकर साफ कर दिया तथा चारों दिशाओं में 4 किले का निर्माण करवाया। अफगान सैनिकों की नियुक्ति की। ये 4 किले काम्पिली थी, एक किला काम्पिली था, दूसरा जलाली था, तीसरा भोजपुर, ये जगह है वहाँ पे बनाए गए हैं, और चौथा पटियाली में स्थित था। यानी कि एक काम्पिली में था, दूसरा जलाली में था, तीसरा भोजपुरी में था, और चौथा जो है ये पटियाली में था। यहाँ पे बनाए गए किले चारों तरफ। इसके बाद फिर इन विद्रोहियों पर चौतरफा आक्रमण किया गया और मेवातियों का कत्लेआम किया गया। कटिहार के समूचे गांव को जला दिया गया तथा सभी पुरुषों का वध कर दिया गया। बलबन के इस क्षेत्र में नीति को ही लौह एवं रक्त की नीति कहा जाता है। ये कितना ज़्यादा कठोरता से वर्क कर रहे हैं बच्चों, आप देख सकते हैं कि गांव के गांव ये खुद जला दे रहे हैं और वहाँ के एक भी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ रहे हैं। मेवातियों को इन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। जितने लोगों ने उनके खिलाफ वर्क किया उनको सरेआम कितनी बड़ी बड़ी सजाएं दी जा रही हैं। तो ये कितना खतरनाक वर्क है बलबन का। आगे है बच्चों, इन्होंने और क्या किया है, तो दीवान-ए-आरिज की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आता है। दीवान-ए-आरिज या दीवान-ए-अर्ज, दोनों की बातें हैं। ये आता है कि दीवान-ए-आरिज या दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किसने किया था, तो बलबन ने किया था। ये सैन्य विभाग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सैन्य विभाग है और इसको बलबन ने बनाया था। तथा इस पद पर सर्वोच्च सेनापति इमादुल मुल्क को इन्होंने नियुक्त किया था। बलबन ने उन सभी जो है जागीरों की जांच कराई जो इल्तुतमिश द्वारा शमसी अमीरों को सैनिक सेवा के बदले दिया गया था। इन्होंने कहा कि सारे जागीरों की जांच कीजिए, क्योंकि इल्तुतमिश ने बड़े पैमाने पे लोगों को जागीरें दी थी, लोगों को एकताएं दी थी। तो उन्होंने कहा उन सारी जागीरों की जांच कराई जो इल्तुतमिश ने शमसी अमीरों को दिया था, क्योंकि वो शमसी वंश के थे। यहाँ पे जांच में पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं और सेवा नहीं दे रहे हैं, फिर भी उन जागीरों का जो है उपयोग कर रहे हैं। तो इन सारी जागीरों को ये हड़प लेते हैं या राज्य के अधीन ले लेते हैं, और वो लोग जो अब सेवा देने के योग्य नहीं उनकी भी जागीरें ले ली जाती हैं, और जितने भी इक़्तिदार थे उनकी भी जागीरों का जांच कराया जाता है। और उस पर जो टैक्स लेने का अधिकार है वो अपने अधिकारियों को दे देते हैं कि जो सरकारी अधिकारी है वो उन इक्ताओं से टैक्स वसूल करेंगे और उसके बाद आप लोगों को देंगे, आप लोगों को वहाँ से वसूलने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि जो असहाय लोग थे उनको जो है ज़मीनें दी जाए या उनका जो ज़मीन है उसे ना छीना जाए, ऐसा जो है रिक्वेस्ट किया गया बलबन से। तब जा कर के बलबन ने उन असहाय लोगों को, जो बूढ़े थे जिनके हाथ पैर नहीं थे, उनकी जागीरों को नहीं छीना और उनको रहने दिया कि वो असहाय हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। बाकी लोगों की जो जागीरें थी वो बलबन ने वापस ले लिया था, उसे छीन लिया था। आगे है बच्चों, इसके अलावा बलबन ने एक जो है सक्षम गुप्तचर विभाग भी बनाया था और जिसका इसे दीवान-ए-वरीद कहा जाता था, और जितने भी गुप्तचर होते थे उनको वरीद कहा जाता था। यानी कि एक गुप्तचर विभाग है दीवान-ए-वरीद और इसका जो अधिकारी होता है वो वरीद होता है। एग्जाम में आता है कि वरीद कौन था सल्तनत काल में, तो ये गुप्तचर हुआ करते थे। ये आप देख रहे हैं, इन्होंने दीवान-ए-वरीद भी बनाया, इन्होंने दीवान-ए-अर्ज भी बनाया, दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। उसने शहजादा मोहम्मद को सलाह दी कि, क्या सलाह दिया, न्याय, प्रतिष्ठा, सत्ता, कोष, रयत, जनता तथा चुने हुए राज्याधिकारी
जो हैं ये राज्य के स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं। यदि एक भी कमज़ोर हो जाए तो राजत्व का अंत हो जाता है। उन्होंने कहा इनमें ये सारे जो हैं ये पिलर्स हैं हमारे साम्राज्य के, हमारे शासन के, इनमें से अगर एक भी हटा तो जो राजत्व है वो समाप्त हो जाएगा, जो राजा का शासन है, प्रशासन है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये किसने कहा है? बलबन ने। और किससे कहा? अपने बड़े पुत्र से, जो सबसे योग्य हैं। और इन्हीं के दरबार में आप देखेंगे अमीर खुसरो थे, मोहम्मद के दरबार में ही अमीर खुसरो थे, उनको संरक्षण दिया था। ये बहुत ही अच्छे थे, इनके अंदर हर तरह का जो है गुण था, ये युद्ध भी कर लेते थे और इन्हें साहित्य में भी रुचि थी। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन इनकी हत्या मंगोल कर देते हैं। आगे है, राजत्व समाप्त हो जाता है। बर्नी लिखता है कि 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई, यानी कि मृत्यु से जब उनकी मृत्यु हुई तब क्या हुआ? ये अपने आप में आश्चर्यचकित स्टेटमेंट है कि ऐसा भी होता रहा होगा या ऐसा भी हुआ होगा क्या? क्योंकि जिस तरह से बलबन वर्क कर रहे हैं कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी उस समय घटना घटी रही होगी। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, जब 1286 में बलबन की मृत्यु हुई तो दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले तथा सुल्तान की 100 को नंगे पैर दारुल अमन यानी कि कब्रिस्तान ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी और उन्होंने 40 दिनों तक उनकी मृत्यु का शोक मनाया तथा भूमि पर सोए। ये है बलबन की मृत्यु के उपरांत उसका उत्तराधिकारी जो है वो कैकुआद हुआ। इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि इतना मतलब जो है कठोरता से काम करने के बावजूद भी बलबन की मृत्यु पर किस तरह से लोग शोक मना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो फिल्मी सितारे की तरह, फिल्मी अभिनेता की तरह थे जो लोगों को मंत्रमुग्ध रखते थे अपने हाव भाव और अपने व्यवहार से। लोग बलबन को ना चाहते हुए भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ये अपने प्रशासन और अपनी कठोरता के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो इच्छा थी कि शासक महमूद बने, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, मंगोलों ने इन्हें मार दिया। तो इनके पुत्र जो हैं, इनका नाम था कैखुसरो, ये चाहते थे कि इनके पुत्र जो हैं वो राजा बने, वो सुल्तान बने, अगर मतलब मेरी मृत्यु हो जाती है तो। लेकिन ये भी सरदारों ने होने नहीं दिया। जैसे इनकी मृत्यु हुई, जो सरदार हैं वो फिर से सक्रिय हो गए और इनके जो है इच्छा के विरुद्ध या इनके ना रहने पर कैकुआद को शासक बना दिया। और ये जो कैकुआद हैं ये बुगरा खां के पुत्र हैं, जो बंगाल में गए थे बलबन के साथ और इतना ज़्यादा डर गए कि बंगाल में ही रहे और दिल्ली आए ही नहीं। ये बुगरा खां के पुत्र हैं, इनको शासक बना दिया गया। जो मोहम्मद के पुत्र थे कैखुसरो, उनको शासक नहीं बनाया गया। जबकि ये क्या चाहते थे बलबन की कैखुसरो शासक बने। इनको क्या किया गया? इनको जो अमीर हैं इन्होंने जो है जो मलिक हैं इन्होंने मुल्तान भेज दिया, कहा कि आप यहाँ से दूर चले जाइए और साम्राज्य से दूर मुल्तान भेज दिया कैखुसरो को। कैकुआद का जो जीवन है वो बलबन के बहुत ज़्यादा कठोर निर्देशों में बीता था। जैसे ही उन्हें स्वतंत्रता मिली या वो शासक बने तो भोग विलासिता में डूब गए, क्योंकि उन्हें एक तरीके से कहीं घूमने टहलने या एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला था। और जैसे वो शासक बने, वो जो सारी चीज़ें नहीं कर पाए थे बलबन के शासनकाल में, वो उन्हीं सारी चीज़ों में डूब गए। और जो सरदार हैं उनका पूरी तरह से शासन पर अधिकार हो गया और शासन पर इनका पूरा हस्तक्षेप हो गया। और इसी समय आप देखेंगे जो गयासुद्दीन तुगलक है, या जिनको फिरोज तुगलक के नाम से जाना जाता है, वो शासन पर प्रभावी हो जाते हैं और वो जो कैकुआद है इनको बंदी बना लेते हैं। बंदी बना करके कारागार में डाल देते हैं और वहाँ पर इनकी हत्या हो जाती है। कुछ दिनों बाद हत्या करवा देते हैं और इनके पुत्र क्यूमर्स को राजगद्दी पर बैठा देते हैं। इनके जो पुत्र हैं क्यूमर्स, उनको राजगद्दी पर बैठाया जाता है। और उनको भी कुछ दिनों बाद जो फिरोज तुगलक है, फिरोज जो खिलजी हैं, इनकी भी कुछ दिनों बाद हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद खुद शासक बन जाते हैं और खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो बच्चों आज आपका गुलाम वंश खत्म। अंतिम जो राजा है ये कैकुआद का पुत्र जो है, जिनका नाम क्यूमर्स है, ये है जिनकी हत्या करके फिरोज तुगलक या फिरोज खिलजी या गयासुद्दीन खिलजी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करेंगे। तो ये आपका आज मामलुक वंश या गुलाम वंश समाप्त हो रहा है। कल हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप अब तक की क्लास अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।